you talked about in your opening remarks, you talked about busting Pakistan's nuclear rhetoric, sir, during Operation Sindoor. Can you tell us how did the army do it, or how did the forces do it, and during the talks with DGMOs during the conflict, was there ever any nuclear threat given by Pakistan army? And sir, in recent past, we have seen that a major force restructuring has taken place, where you have been able to create a pool of over 1 lakh drone operatives. Was this necessitated by the Operation Sindoor, or was it in plans earlier also? And if you can tell us about the entire restructuring plan, sir, IBGs, Rudras, whatever the army is going to do in future. Thank you, sir. हेलो सर, कृष्ण मोहन मिश्रा, स्पुतनिक इंडिया से। सर, ऑपरेशन सिंदूर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इस्तेमाल हुआ, कितनी ज़रूरत समझी गई, और ख़ास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या उसमें आगे बढ़ी है उसकी तैयारी में, और क्या भविष्य की तैयारी है, क्या भविष्य के कार्यक्रम है? सर, संदीप आईएनएस से। सर, मेरा सवाल यह है कि जब डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए थे और उन्होंने ये भी बात हुई थी कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट है पाकिस्तान की तरफ से भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उनको भी कम किया जाएगा, अभी फिलहाल क्या स्टेटस है? और कुछ खबरें ये भी हैं कि जो टेररिस्ट कैंप या जो खत्म किए गए थे वो दोबारा से जो है उन्होंने रिबिल्ड करना शुरू किया है, इसके बारे में क्या जानकारी? एक बार पहला पोर्शन दोबारा बताएंगे क्वेश्चन। सर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस वक्त डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई थी, उसमें यह भी बात कही गई थी कि जो एक्स्ट्रा फोर्सेज जो मूवमेंट किया गया था, फॉरवर्ड मूवमेंट था, वो ग्रेजुअली कम किया जाएगा। तो क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जो फॉरवर्ड मूवमेंट था उसको कम किया है, जो डिप्लॉयमेंट है उसको कम किया? क्या चेंजेस आप एलओसी के आसपास देख रहे हैं सर, या आईबी के आसपास? सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट ये था कि सर, जो टेररिस्ट कैंप आप लोगों ने जो बस्ट किए थे, निशाना बनाया था, उसके बाद से अब धीरे धीरे टेररिस्ट कैंप और ज्यादा जो है वो जगह भी बदल रहे हैं और नए नए एस्टेब्लिशमेंट भी हो रहा है। इसकी क्या जानकारी है सर? तो पहला मैं आपसे ही जवाब शुरू करता हूं। जहां तक सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जो फॉरवर्ड मूवमेंट हुए थे, फॉरवर्ड मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे डीजीएमओ एग्रीमेंट के बेसिस पे इसको हमने कम करना, और इसको तकरीबन हम इसको तक इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और बीच बीच में डीजीएमओ टॉक्स होती रहती थी दोनों तरफ रीएश्योरेंस करने के लिए, ताकि कोई मिस इन्फॉर्मेशन न रह जाए, और वो रीएश्योरेंस के मद्देनजर हमने इसमें कार्रवाई की थी दोनों तरफ से। जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी मोबिलाइजेशन किया था, काफ़ी हद तक मोबिलाइजेशन किया था, वो क्लासिफाइड है लेकिन काफ़ी किया था। तो उस मोबिलाइजेशन को धीरे धीरे हमने सही जगहों पे पहुंचाया हुआ है। जहां तक हमारे आइज एंड ईयर्स के सवाल हैं, चूंकि ऑप सिंदूर ऑन है, इसलिए वो आइज एंड ईयर्स वो खुले रहेंगे। इसके तहत जो कुछ हमें कार्रवाई करनी है वो हमने आगे कर रखी है। जहां तक दूसरा आपका सवाल है कि टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं, तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूँगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नज़र रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम ज़रूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको ज़रूर अंजाम देंगे। दूसरा सवाल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आज शुरू हुई है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ हमेशा रही है, चलती रही है। इसके मायने बदलते रहे हैं, इसके दायरे बदलते रहे हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि इसको हमने कैसे यूज़ में लाया, इस्तेमाल किया, तो सबसे पहली बात करेंगे प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे आपको पता होता है कि हमें दुश्मन कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर बैठेगा, इन चीज़ों के बारे में पहले से ही ज्ञान होता है और पहले जो एक पैटर्न बना होता है। तो ऐसी जगहों पे हमारे पास कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और जो हमारी वार्निंग लाइंस होती हैं उस लाइंस को हम उसके हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा किल चेन जो है, जिसको हम बोलते हैं, किल चेन के लिए ज़रूरी है कि
कि सेंसर टू शूटर जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। इस किल चेन को हमने काफ़ी इस बार इस्तेमाल में लाए और वो काफ़ी इफेक्टिव होने के कारण हम सही जगह पर टारगेट को एड्रेस कर पाए। अब आगे आने वाले दिनों में आप क्या इसको चाहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हर जगह चाहिए, चाहे फोर्स विजुअलाइजेशन है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे प्रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे एयर लिटोरल की हम बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे और बहुत ज़्यादा फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल होगा। तकरीबन 97% जो स्पेस है वो आर्मी के इक्विपमेंट से भरी रहती है। उसके लिए हमने कुछ कोशिश की है। सक्षम का हमने अभी एक कार्रवाई की है जिसके लिए ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज में है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो हमारे वहाँ पे फ्लाइंग इक्विपमेंट को मैनेजमेंट सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। उसी प्रकार से आप देख लीजिए CICG कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारे लॉजिस्टिक्स मेंटेनेंस के लिए हैं। वो सिस्टम्स भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे और ये ऐसे सिस्टम हैं, चूंकि ये सिस्टम आगे बढ़ के तीनों सर्विसेज के सिस्टम्स को अपने साथ मिलाएंगे, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का ये मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और किसी भी फील्ड में आप देखेंगे तो इसका महत्व बढ़ता जाएगा। तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर। तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूं। जहां तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि DGMO टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में। मुझे ऐसा कोई अंदाज नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज़ आई थी। जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे। परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया। और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, DGMO लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। को एलिमिनेट किया वो पाकिस्तान आर्मी के जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग। जी, आप सही बोल रहे हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है कि तकरीबन उन्होंने गलती से एक बार, मुझे याद है 13 या 14 अगस्त के आसपास उन्होंने गलती से 150 लोगों की लिस्ट निकाली थी और जिसको हमने एनालाइज किया बाद में उन्होंने उसको वापस पुल आउट कर लिया था। उसमें 100 लोग जो तकरीबन हमारे अंदाज से थे वो तकरीबन लाइन ऑफ कंट्रोल में जो फायरिंग हुई थी या IBJN के सेक्टर में जो फायरिंग हुई थी उससे खत्म हुए थे। जहाँ तक आपने फोर्स स्ट्रक्चर की बात की, फोर्स स्ट्रक्चर में मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा कि ड्रोन पहले भी अहम रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ऑफ सिंदूर के बाद इस चीज़ को पूरा एक मेजर एक्सेलरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले देख रहे थे, इनको हमने काफ़ी कुछ तक वैलिडेशन किया था, इसको डेजर्ट टेरेन में किया था, हाई एल्टीट्यूड टेरेन में किया था, तो वैलिडेशन चल रहा था। लेकिन चूंकि ऑफ सिंदूर ऑन है इसलिए हमें इसको जल्दबाजी में और जल्द एक इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या कार्रवाई की। अगर हम इन्फेंट्री बटालियन से शुरू करें तो आप देखेंगे ड्रोन पहले क्या होता था, ड्रोन कोई भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ड्रोन का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है सर्विलेंस के लिए, फोर्स एप्लीकेशन के लिए, एंटी रेडिएशन के लिए, जैमिंग के लिए, लॉटर म्यूनिशन के लिए, या जो काउंटर यूएस इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे नॉन काइनेटिक हो, दोनों के लिए, इन सब के लिए हमें बड़े ऑपरेटर्स चाहिए और इनके लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी स्पेशलिटी की जगह एक सुपर स्पेशलिटी का खिताब जीत चुका है। तो अगर ऐसी बात है तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमें ज़रूरत है कि हम इसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करें। तो जो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ा किया वो इन्फेंट्री बटालियन में हमने अशनी प्लेटून खड़ी की, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग हैं जो कि एक लेवल की क्वालिफिकेशन हासिल करते हैं तभी वो इसमें जा सकते हैं।
उसी प्रकार से एक हमने भैरव लाइट कमांडो बटालियंस खड़ी की हैं, जो कि हमने आज की तारीख पे 13 भैरव बटालियंस खड़ी की हैं। ये भैरव बटालियन का जो काम है, इनका काम है कि जो घातक प्लेटून होती थी इन्फेंट्री बटालियन में, जो स्पेशल फोर्सेस, इनके बीच का जो एक गैप है, इस गैप को कवर करना विथ मॉडर्न इक्विपमेंट। तो यूएस इक्विपमेंट, काउंटर यूएस इक्विपमेंट, लॉटर म्यूनिशन और भी जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उसको लेके एक घातक रोल प्ले करना। आगे बढ़ते हैं हम आर्टिलरी में। आर्टिलरी में अगर हम बात करें तो एक दिव्यास्त्र हमने बैटरी बनाई है। दिव्यास्त्र बैटरी का ये मतलब है कि वो आरटी रेजिमेंट के अंदर रहेगी और वो एक डिव कमांडर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी अगेन यूएसएन, काउंटर यूएसएन, लॉटर म्यूनिशन के लिए। जो हमारी शक्तिमान रेजिमेंट है, जो अभी हमने 3 खड़ी कर रहे हैं शुरू करने के लिए, और बाद में 12 खड़ी करेंगे, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। ये पूरी रेजिमेंट जो है इसी चीज के लिए रहेगी। इनका जो रेंज रहेगा, शुरू में शायद ये 100 से 400 किलोमीटर रहे, आगे आने वाले दिनों में हम इसको 750 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर भी इनका दायरा देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो यूनिटें हैं, ये आर्मर्ड में भी खड़ी होंगी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भी खड़ी होंगी। आपको पता है कि ईडब्ल्यू ब्रिगेड जो है, उसमें नॉन काइनेटिक काउंटर यूएस इक्विपमेंट ऑलरेडी आ रहा है, और एयर डिफेंस में भी काइनेटिक इक्विपमेंट एयर डिफेंस के लिए आ रहा है। तो ये कुछ छोटे मोटे, मतलब मोटे तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह का हमने मेजर चेंजेस लाए हैं। और जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी अभी सैंक्शन हो चुका है, और ये भी इसमें बदलाव लाए जाएंगे।